दूसरे वे में इसको आप समझ लो, अगर लिखा हुआ है कि पावर फैक्टर ऑफ 0.5 मीन्स 0.5, दैट मीन्स अगर इसको हम लोग परसेंटेज के टर्म में निकालेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, दैट पावर फैक्टर may be expressed as 50% lagging. क्लियर? 50% का लैगिंग हो रहा है। और ये जो एंगल है ये आपको पहले ही बता चुके कि एंगल एक से ज्यादा, पावर फैक्टर जो है वो एक से ज्यादा नहीं जाएगा और 0 से कम नहीं होगा। मीन्स जीरो और 1 के बीच में वो वेरी करेगा। अब ये 0 से 1 के बीच में या तो ऊपर साइड में रहेगा तो लीड कर रहा है, नीचे साइड में आ गया तो लैग कर रहा है। मीन्स रेफरेंस आरएल सीरीज सर्किट के लिए हम लोग रेफरेंस क्या लिए हैं, करंट को। तो करंट तो बीच में ही रहेगा, वोल्टेज ऊपर गया तो लीड हो गया किससे, करंट से। अगर उस केस में अगर हम करंट को कंसीडर कर रहे हैं तो वोल्टेज से वो लैग कर रहा है। ठीक है, जब नीचे आ गया तो करंट से वोल्टेज लैग कर गया। अब वोल्टेज के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो करंट वोल्टेज से लीड कर गया। क्लियर है? यस सर। ओके, तो देखिए ये भी आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए एक बार, आप लोग रीड आउट कर लीजिए। लैगिंग और लीडिंग का टर्म जो है स्क्रीन पे दिखा? यस सर देख रहा। एक बार रीड आउट कर लीजिए। सर यहाँ क्या है सेकंड पॉइंट में 0.8? 0.8 लैगिंग। सर यहाँ पे हम लोग वो करंट को लैग ले रहे हैं ना, मतलब इन दोनों एग्जांपल में जनरली हम लोग करंट को लैग ले रहे हैं ना। हाँ, वो देखो वो डिपेंड कर रहा है कि अब तुम किससे ले रहे हो। सीरीज सर्किट के लिए ले रहे हो तो किसी एक को तो तुमको रेफरेंस मानना ही होगा ना, करंट को लैग करो या वोल्टेज को लीड करो। यस सर। हो गया? यस सर, पढ़ ली। ओके, अब जो है ये पावर जो है वो दो पार्ट में हमने आपको बताया कि ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था। एक था आपको कांस्टेंट पावर, दूसरा था पल्सेटिंग पावर। यही था? यही था ना? हेलो? प्योर पावर और अपरेंट पावर बोले थे सर। अरे यार, अभी ये देखो, भूल जाते हो तुम लोग। ये वाला भी दिखाए ना तुम लोग को, ये देखो तो, जो इंस्टेंट जो पावर को डिफाइन किए तो लेफ्ट हैंड साइड वाला को कांस्टेंट पावर बोले, जो कि आपका रियल यस सर, ये पावर तो था। दूसरा पल्सेटिंग पावर था, जो पल्सेटिंग पावर जो है दैट इज योर रिएक्टिव पावर भी जिसको हम लोग बोलते हैं। ये भी दिखाए थे ना तुम लोग को स्क्रीन। हेलो? यस सर।
ओके, सो ये सब कंटिन्यूएशन में ही चल रहा है ये। सो द दो पार्ट हुआ, एक आपका कांस्टेंट पार्ट, एक हो गया पल्सेटिंग पार्ट। तो कांस्टेंट पार्ट जो हो गया वो हो गया आपका एक्चुअल पावर, रियल पावर, और यू कैन से ट्रू पावर, दैट इज आल्सो नोन एज ट्रू पावर। जो पल्सेटिंग पार्ट हो गया दैट इज योर रिएक्टिव पावर, जिसको कि हमने बताया कि दैट इज योर 2 ओमेगा, मीन्स एक हाफ साइकिल में वो जाएगा, दूसरे हाफ साइकिल में वो रिटर्न हो जाएगा। सो व्हेन द करंट फ्लो इन द सर्किट, देन पावर ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू लोड। जब सप्लाई जाएगा तो क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगा एक जगह से दूसरे जगह सर्किट में। सो वो पावर जो एक्चुअली सर्किट में कंज्यूम हो जाए, दैट इज नोन एज ट्रू पावर। जो सर्किट में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, दैट इज नोन एज ट्रू पावर। और ट्रू पावर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पावर एक्चुअली कंज्यूम्ड कहाँ होता है। पावर इज एक्चुअली कंज्यूम्ड इन प्योर रेसिस्टिव पार्ट, मीन्स P इक्वल्स टू आई स्क्वायर R। सिर्फ रेसिस्टेंस पार्ट में कंज्यूम्ड होता है, नाइदर इन प्योर इंडक्टिव नॉर इन प्योर कैपेसिटिव पार्ट। ना तो वो इंडक्टिव में कंज्यूम होता है, ना ही वो कैपेसिटिव में कंज्यूम होता है। वो सिर्फ और सिर्फ पावर जो है वो कहाँ कंज्यूम होता है, रेसिस्टिव पार्ट में। सो वो पावर जो टोटली सर्किट में कंज्यूम हो जाए, जो कि वेस्ट हो जाए, वो फिर से वो वापस नहीं आए, दैट पावर इज नोन एज ट्रू पावर। अभी इसको हम लोग और आगे एक्सप्लेन करेंगे जब हम लोग पावर ट्रायंगल अभी पढ़ेंगे तब। देन जैसे आपको बताया दूसरा पार्ट जो था वो पार्ट क्या था आपका, पल्सेटिंग पार्ट। पल्सेटिंग पार्ट में क्या हो रहा था, हाँ पल्सेटिंग पार्ट में क्या हो रहा है, ओमेगा जो है वो ट्वाइस ऑफ ओमेगा, मीन्स फ्रीक्वेंसी ट्वाइस ऑफ द टाइम, 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी हो रहा है। तो 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी होने से क्या हो जा रहा है, एवरेज वैल्यू आर सॉरी एल और सी के केस में एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि वो 1 क्वाड्रेंट में वो जाएगा और वेरी नेक्स्ट क्वाड्रेंट में वो साइकिल में वो रिटर्न बैक सर्किट में आ जाएगा। सो दैट इज दिस टाइप ऑफ सर्कुलेटिंग पावर इज नोन एज reactive power, and that doesn't useful that doesn't gives useful work। ये कोई भी फ्रूटफुल काम नहीं करता है। सो वी कैन डिफाइन एज अ ट्रू पावर। ट्रू पावर को हम लोग जो डिफाइन करते हैं वो कैसे करते हैं, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड द करेंट इन द फेज विद द वोल्टेज। जो एक्चुअल पावर जो हो गया वो क्या हो गया, वोल्टेज और करंट और उस फेज के साथ। दैट मीन्स दैट वी कैन राइट P equals to VI cos phi, and the reactive power we can write product of voltage and the current which is out of phase by 90 डिग्री। ये देखिए रिएक्टिव पार्ट में क्या होता है, 90 डिग्री लीड करेगा या 90 डिग्री लैग करेगा। ट्रू पावर में क्या होता है, रेजिस्टेंस पार्ट में होता है, प्योर रेजिस्टिव पार्ट में होता है, और रेजिस्टिव पार्ट में क्या हो जाता है, वो सेम फेज में हो जाता है। किसके सेम फेज में, करंट के सेम फेज में। क्लियर है? यस सर। चेंज करें स्क्रीन को?
सर। ओके अब आइए अब हम लोग एक इंडक्टिव सर्किट को कंसीडर कर रहे हैं। इस इंडक्टिव सर्किट में राइट हैंड साइड में आपको फेजर दिख रहा होगा, ठीक है। यस सर, दिख रहा इसमें क्या है, वोल्टेज से करंट क्या हो रहा है, लैग कर रखा है। लैग कर रहा है। और इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज लीड करता है। सीरीज सर्किट के केस में यही होता है ना। यस सर। यस सर। तो अब उल्टा अगर देखोगे, नीचे से देखोगे तो क्या हो गया, वोल्टेज लीड कर रहा है किससे, करंट से। दिख रहा है Yes, ना डायग्राम में। यस सर। तो दोनों साइड से आप बोल सकते हो जो आप रेफरेंस एज्यूम करके चल रहे हो। तो हम लोग यहाँ रेफरेंस जो हम लोग एज्यूम किए हैं कि करंट जो है वो लैग कर रहा है किससे, वोल्टेज से बाई एन एंगल फाई। ठीक है। अब इस करंट को हम लोग दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दे रहे हैं, टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दे रहे हैं। वन इज योर आई, जो है आई को दो पार्ट ये टोटल आई हो गया रिजल्टेंट, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया गया। एक हो गया आपका कॉस फाई का टर्म, दूसरा हो गया और एक साइन फाई का टर्म। तो दैट वी कैन राइट आई साइन फाई एंड आई कॉस फाई, and the cos term that is in phase with voltage and sin term out of phase with the voltage, that is out of you can say 90 डिग्री, क्योंकि इंडक्टिव के केस में क्या हो रहा है, 90 डिग्री लीड करेगा और कैपेसिटिव के केस में 90 डिग्री लैग करेगा। ठीक है। यस सर। ये फेजर बनाया कि नहीं बनाया सब लोग, बना लिए सर। ओके। तो अब आप जब बना लिए तो एक दूसरा फेजर बनाइए और उस फेजर में ये देखिए नीचे में, तब हम आपको एक्सप्लेन फिर वो कर देंगे। ये देखिए जो ऊपर वाला फेजर था, इसी फेजर में दोनों टर्म जो दो कंपोनेंट को रिजॉल्व किए हैं वो कहाँ पे रिजॉल्व हुआ है, एक 0 डिग्री पे, एक 90 डिग्री पे। तो दोनों को v से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि वोल्टेज का टर्म तो दोनों जगह है। तो जब दोनों को v से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला टर्म हो जाएगा vi cos फाई और नीचे वाला टर्म हो जाएगा vi sin फाई। हो जाएगा। ये देखिए दिख रहा है। यस सर। यस सर। जो ऊपर वाला जो ब्रेक किए थे उसी को हम यहाँ से सेपरेट कर दिए, v को रेफरेंस लाइन लिए और ऊपर वाला क्या हो गया, i cos फाई था तो v से मल्टीप्लाई कर दिए तो vi cos फाई हो गया। नीचे वाला जो था वो क्या था हमारा, i sin फाई, i sin फाई में v से मल्टीप्लाई कर दिए तो vi sin फाई हो गया। दैट इज योर 90 आउट ऑफ फेज, दैट इज 90 डिग्री आउट ऑफ फेज, दैट इज योर रिएक्टिव पावर, दैट मीन्स दैट लैग और लीड। और दोनों का जो रिजल्टेंट हुआ दैट इज योर आई था तो आई मल्टीप्लाई कर दिए v से, दैट इज vi। सो दिस टाइप ऑफ फेजर इज also known as power triangle. So we can say that the power triangle is a combination of real power means true power, reactive power and apparent power.
So how we construct the power triangle? That is a combination of P, Q and S. P represents for true power, Q represents for reactive power. Yes, reactive power, and S represents for apparent power. अब वन बाय वन हम आपको फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जो वहां से ट्रू पावर और रिएक्टिव पार्ट हमने आपको कराया था, अब यहाँ एक पार्ट और जुड़ गया उसके साथ, एपरेंट पावर। तो ट्रू पावर कौन सा था, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ट्रू पावर जो था वो था जो कि पावर को एक्चुअली कंज्यूम कर जाए सर्किट में। एग्जैक्टली सेम चीज है, पावर को जो कंज्यूम कर जाएगा दैट मीन्स वो प्योर रेसिस्टिव पार्ट हो गया। प्योर रेसिस्टिव पार्ट अगर है तो वो क्या हो जाता है, वोल्टेज के साथ सेम फेज में हो जाता है, करंट और वोल्टेज जो है वो सेम फेज में हो जाता है। हेलो, क्या हुआ? ओके, सो वी कैन डिफाइन फर्स्ट वन को, हम लोग जब डिफाइन कर रहे हैं ट्रू पावर को, दैट मीन्स द कंपोनेंट आई कॉस फाई इज कॉल्ड फेज कंपोनेंट। आई कॉस फाई जो था वो कौन सा था, दैट वो जो था हमारा फेज कंपोनेंट था। फेज कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया, दैट इज ऑल्सो नोन एज वाट फुल कंपोनेंट। वाटेज जो बोलते हैं ना, वाटेज, वाट फुल कंपोनेंट, दैट इज ऑल्सो नोन एज वाट फुल कंपोनेंट। फेज कंपोनेंट which represents I cos phi, that is also known as watt full component. And if that means that watt full component total current, you can say total current which contributes the true power, that is VI cos phi, means सिंपल मैनर्स में हम लोग ये बोल सकते हैं कि ट्रू पावर को हम लोग कहाँ यूज करते हैं। जैसे आप मोटर को मूव कराने के लिए, मीन्स टॉर्क देने के लिए एनर्जी कहाँ देते हैं, टॉर्क को देने के लिए। जब आपने टॉर्क दिया तो क्या हो गया, मोटर मूव किया। तो मोटर को मूव कराने के लिए जो एनर्जी लगा वो क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। पावर दिए तो वो मूव कर गया, वो क्या हो गया, टोटल वो सर्किट में कंज्यूम हो गया। सपोज आप हीटर जलाते हो तो हीटर से जो हीट एनर्जी निकल रहा है वो क्या हो गया, वो एक्चुअल एनर्जी कंज्यूम हो गया। वो रेजिस्टिव पार्ट है, टोटल पार्ट वो कंज्यूम हो जा रहा है। लाइट जला, फैन चला, ये सब क्या हो गया, ये सब आपका टोटल कंज्यूम हो रहा है। दैट टाइप ऑफ पावर इज नोन एज ट्रू पावर, रियल पावर, वाटफुल कंपोनेंट पावर आप इसको बोल सकते हो, जो कि सर्किट में कंप्लीट एब्जॉर्ब हो जाए और वो फिर से रिटर्न बैक नहीं हो। और इसको हम लोग जो मेजर करते हैं, इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है, दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज वाट मीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत? हेलो, देखिए ये फर्स्ट पॉइंट है, इसको देख लीजिए, फिर हम सेकंड पॉइंट बताएं आपको। फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है सबको, फर्स्ट सेकंड सब दिख रहा होगा, दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। यस सर। एक बार रीड आउट कर लीजिए उसको, कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ लीजिए।
हो गया? हो गया जी, बोलना। यस सर, हो गया। सर ये मीटिंग वाला हटाइए ना। तो अभी तो सेकंड second पार्ट, है। सेकंड पॉइंट है अभी। फर्स्ट का देख लो, इसीलिए तुम नीचे किए थे उसको। हो गया सर। चलिए चलिए, सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में जो हम लोग कर रहे थे वो क्या था? सेकंड पार्ट था जो कि रिएक्टिव पावर था, मींस पल्सेटिंग पावर था। और वो आपको ऑलरेडी बता चुके कि वो क्या होता है, एक हाफ साइकिल में जाता है, दूसरे हाफ साइकिल में रिटर्न हो जाता है। तो आई का कंपोनेंट दो पार्ट में हुआ, एक हो गया फेज वाला, दूसरा हो गया आउट ऑफ फेज वाला। तो ये कौन सा हो गया? आउट ऑफ फेज। अब आउट ऑफ फेज वो लीड होगा या लैग होगा? तो आई का कंपोनेंट जो साइन फाइव वाला हुआ वो लीड करेगा या लैग करेगा? मींस अगर इंडक्टिव है तो लीड करेगा, कैपेसिटिव है तो लैग करेगा। सो I sin phi, that is known as reactive component, and when we consider it in terms of power, then we can write it P equals to Q equals to VI sin phi. और जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये सर्किट में कंज्यूम नहीं होता है, एक हाफ साइकिल में जाता है, दूसरे हाफ साइकिल में वो रिटर्न हो जाता है। दैट मीन्स नेट रिजल्ट जो होता है वो जीरो होता है। सर्किट में ये कोई भी यूजफुल वर्क नहीं करता है, और इसको हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट से सेपरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक सेपरेट टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके हम लोग इसको मेजर करते हैं। दैट यूनिट इज VAR, वोल्ट एम्पियर रेसिस्टिव पार्ट। सो we doesn't read it or with the help of wattmeter. And the last one, the third one, that is your known as apparent power. So in the simple manner we can say the apparent power is the product of voltage and the current, and this apparent power ये किसका हो गया? वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट हो गया। और इसको जो हम लोग मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ वोल्ट एम्पियर, दैट इज VA, दैट इज मेजर इन VA। देखिए थर्ड पॉइंट भी हमने आपको शो कर दिया। हो गया? नहीं सर, एक मिनट। सूरज, यस सर। सूर्यान, ऋषभ, यस सर। ओके, क्लियर है ना आप लोग को? यस सर। यस सर। ओके, चेंज करें स्क्रीन? यस सर। ओके, अब देखिए ये यहाँ पे इसको जो भी आप किए हैं उसको यहाँ पे समराइज कर दिए हैं हम फॉर्मूला के फॉर्म में। दैट इज, स्क्रीन चेंज हो गया है ना? यस सर। हाँ सर। यस सर। तो देख लीजिए, पावर फैक्टर को हम लोग डिफाइन किए थे कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। सो cos phi इक्वल्स टू, दैट इज द रेशियो ऑफ ट्रू पावर बाय apparent power. So true power is VI cos phi and apparent power is VI. So it is the ratio of VI cos phi by VI. With the help of the power triangle, जो अभी आपने power triangle अपने किया, with the help of power triangle we can write it at S square equals to
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और एस इक्वल्स टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, वेयर द वैल्यू ऑफ Yes, sir. पी इक्वल्स टू वी आई कॉस फाई, क्यू इक्वल्स टू वी आई साइन फाई एंड sorry and s is equals to vi। क्लियर है? नोट कर लिए सब लोग? हाँ सर, हो गया। अब देखिए, इसको एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से आप लोगों को हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ये देखिए, बहुत टाइम आपको नहीं लगेगा। A circuit draw a current of 10 एम्पियर। कोई एक सर्किट है जो कि 10 एम्पियर का करंट ले रहा है एट अ वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट, जिसका कि वोल्टेज जो है वो 200 वोल्ट दिया हुआ है एंड इट्स पावर फैक्टर इज 0.8 लैगिंग। अब देखिए, पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग, अगर परसेंटेज में देखेंगे दैट मीन्स 80% वो लैग कर रहा है। और लैगिंग के टर्म में अगर हम देख रहे हैं पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग, दैट मीन्स द करंट लैग बाय द अप्लाइड वोल्टेज V by an angle 0.8 means we can write cos point power factor equals to 0.8। क्लियर? क्लियर है ना? Yes, sir. तो अब जैसे देखो, एपरेंट पावर आप निकालोगे तो क्या हो गया, V और I हो गया, तो ये कितना हो गया 200 VA। इसको हम लोग यूनिट किस में निकालते हैं, वोल्ट एम्पियर में, 2000 VA। अब इस 2000 VA में कितना एक्चुअली कंज्यूम हो रहा है, इसमें जो एक्चुअल पावर कंज्यूम हो रहा है वो क्या है, वी आई कॉस फाई। तो V 200 है, I 10 है और cos 5.8 हो गया। देन यू गेट 1600 वाट। मतलब क्या हो गया, 1600 वाट आप प्योर सर्किट में कंज्यूम कर रहे हैं। और जो नहीं कंज्यूम, ये किसमें का पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया 2000 वोल्ट एम्पियर में का पार्ट है। When we converted into wattage, that consume 1600 वाट कंज्यूम कर ले रहा है। और जो रिटर्न बैक हो जा रहा है सर्किट में, वो कौन सा हो रहा है, दैट इज योर Q पार्ट। Q इक्वल्स टू, दैट मीन्स साइन कंपोनेंट। साइन कंपोनेंट मीन्स आउट ऑफ फेज कंपोनेंट, that is VI sin phi. So 200 into 10 into sin 0.8. You can get 1200 and its unit is VAR. That means यहाँ पे समराइज करके जो हमने आपको कहा वो यहाँ लिखा हुआ है। So the circuit receives apparent power 2000 VA and converted 1600 watt into true power. The reactive power is 1200 VR, not useful work. ये जो है वो कोई काम नहीं दे रहा है। It merely flow into the circuit and out from the circuit. ये सर्किट में सिर्फ आ रहा है और जा रहा है, सर्किट में वो मूव कर रहा है, क्योंकि उसका जो एवरेज वैल्यू है वो क्या होगा, 0 होगा। सो वो एक हाफ में आ रहा है, दूसरे हाफ में रिटर्न बैक हो जा रहा है। तो आप ये देख सकते हो। अब ये यहाँ से ये बताने का पर्पस ये है कि ये पावर फैक्टर को हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। मतलब क्या हो गया, पावर फैक्टर इंप्रूव करने का मतलब क्या हो गया, पावर फैक्टर बेस्ड कब होगा, एफिशिएंसी को इंप्रूव करने, नहीं, पावर फैक्टर बेस्ड कब होगा, पावर फैक्टर वन हो जाए सब जब पावर, जब हाँ बोलो,
ये 1 होगा जब फाई का 0 डिग्री होगा। cos phi 1 हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड। जब फाई 0 होगा दैट मीन्स टोटल पावर जो हम लोग दे रहे हैं वो टोटल पावर सर्किट में कंज्यूम हो जाए, तभी हमारा पावर फैक्टर बेस्ट होगा। अब और पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट जो है दैट इज अ रिसर्च टॉपिक, ये आपके रिसर्च का टॉपिक है और इसमें डिफरेंट मेथड्स लोगों ने यूज किया है, उस मेथड्स को यूज करके पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं। पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने का मतलब क्या है, जो दोनों का वोल्टेज और करंट का जो एंगल है उसको कम करते हुए कहाँ ले आते हैं, फेज के साथ, मींस रेफरेंस लाइन के साथ, जो रेफरेंस करंट है और वोल्टेज दोनों एक लाइन पे आ जाए। बट अभी तक का जो बेस्ट पावर फैक्टर है दैट इज योर 0.99। 1 किसी मेथड से अभी तक नहीं आया है, इतने उस पे अलग अलग मेथड्स यूज कर लिए गए हैं, बट सबसे बेस्ट जो है दैट इज 0.99 पावर फैक्टर। और आप लोगों को ये आपके जो मीटर यूनिट्स आते होंगे, आप वहां मीटर बिल में आप जब देखोगे तो वहां पे पावर फैक्टर मेजर मेंशन किया हुआ रहता है। उसका इफेक्ट क्या होता है कि अगर पावर फैक्टर 0.9 अगर नहीं है दैट मीन्स देयर इज अ सम एरर इन योर सर्किट, जहां की पावर का वेस्टेज हो रहा है और उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपसे पेनाल्टी करता है, फाइन करता है। और आपको ये जानना चाहिए, पता होना चाहिए कि आपके कॉलेज, अभी तक तो आप लोग शायद कॉलेज में आए नहीं होंगे, कॉलेज में आपका कॉलेज का पावर फैक्टर जो है, जबकि इतने डिफरेंट टाइप्स के लोड्स हैं यहाँ पे, तब भी उसको इस तरह से बैलेंस किया गया है कि आपके कॉलेज का पावर फैक्टर 0.9 ही हर मंथ में आता है, दैट इज योर 0.9। सो अभी तक का जो बेस्ट पावर फैक्टर है वो 0.9 है। तो हम लोग अभी इसके आगे में पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने का एक मेथड पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग उसको इम्प्रूव करेंगे। तो ये अभी ये न्यूमेरिकल जस्ट दिखाने का पर्पस यही था कि ये जो हम लोग का वेस्टेज हो रहा है इसको कैसे, किस मेथड को यूज करके हम लोग उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। ओके। सो आज यहीं तक, क्योंकि शायद तुम मैकेनिकल वालों की क्लास है ना अभी। यस सर, फिजिक्स की। हाँ, अच्छा, कल मैकेनिकल का ही क्लास है ना, फर्स्ट पीरियड। कल किसकी क्लास है, मैकेनिकल का है या सिविल का हाँ है? सर, कल शायद आप ही का है, 2 क्लास है कल शायद। कल 2 नहीं होगा, आज होता है ट्यूसडे दो को। नहीं है, आज था दो। हाँ, कल क्लास है नहीं। कल तुम लोगों की क्लास नहीं है? नहीं, मैकेनिकल में नहीं है सर। नहीं सर, कल हमको नहीं। अच्छा, सिविल का होगा शायद। सूरज, तुम लोगों की क्लास है ना? यस सर, 10 बजे से। 10 बजे से है। और फर्स्ट पीरियड तुम लोगों का फ्री है सूरज? यस सर। ओके, और तुम लोगों का मैकेनिकल में क्या पोजीशन है जी? फर्स्ट पीरियड फ्री है? यस सर, उन लोग का भी फ्री है फर्स्ट पीरियड। मैकेनिकल आदित्य? यस सर, देख रहा हूँ, 1 सेकंड। हाँ सर, कल 10 बजे से क्लास है हम लोग की। हाँ, कल भी फ्री है, 10 बजे से ही क्लास है कल। तो ऐसा है, ऐसा करते हैं कि कल 9 बजे से तुम लोग दोनों का कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है सर। कोई दिक्कत मैकेनिकल में? सिविल का तो फर्स्ट पीरियड फ्री ही है। नो सर। सूरज, फर्स्ट पीरियड फ्री है ना कल? यस सर। हाँ, तो कल आप लोग सेकंड के बदले फर्स्ट पीरियड में ज्वाइन करेंगे, ठीक है? ओके सर। हाँ, हम लिंक तुम लोग को भेजना होगा ना, सिविल वालों का लिंक मैकेनिकल को भेजना होगा ना।
किसको भेजेंगे मैकेनिकल में? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर्कुलेट करने की? सर निशांत को। किसी को भेज दीजिएगा सर, सब वो जो जिसको भी भेजिएगा वो ग्रुप में भेज ही देगा, सब ज्वाइन कर ही लेंगे।